अब देखो कुछ पास पेपर्स कर लेते हैं क्वाड्रेटिक से, कि ताकि हमें अंदाजा हो जाए कि किस तरह के पास पेपर हमारे टेस्ट होते हैं। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन, पार्ट ए, गिवन दैट ए इज इक्वल टू 3 एंड बी इज इक्वल टू -7, इवेल्युएट पार्ट 1 2a - b। देखो ये पहले टाइप का सवाल है जिसमें सिंपली हमने वैल्यूज इनपुट करनी होती हैं। तो एक हमारा एक्सप्रेशन क्या था, 2a - b का। ए की जगह ए की वैल्यू रखो, कितनी गिवन है 3, माइनस बी की जगह बी की वैल्यू रखो। तो 2 3 6, माइनस माइनस प्लस 7, तो 7 + 6 ये हो जाएगा आपका 13। यहाँ पे आंसर में लिख दोगे 13। उसके बाद a² + b², तो a² + b², ए की वैल्यू थी 3 का स्क्वायर, प्लस बी की वैल्यू थी -7 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होता है, -7 का स्क्वायर +49 होता है। -49 नहीं लिख देना, आंसर गलत हो जाएगा। 49 + 9 ये आपका हो जाएगा 48, आंसर में लिख दोगे 48। फिर दूसरे टाइप का जो सवाल होता है वो होता है फॉर्मूला बनाने का काम। तो यहाँ पे देखो हमें एक इक्वेशन दी हुई है, a इज इक्वल टू 2r² + 5, रीअरेंज द फॉर्मूला टू मेक r द सब्जेक्ट। r को सब्जेक्ट बनाना है। देखो जब भी किसी चीज को सब्जेक्ट बनाना हो ना, तो तुमने उस पर उंगली रख लेनी है, जैसे अभी मैं यहाँ पे हाईलाइटर रखा, ठीक है। इसके अलावा इस इक्वेशन के साइड पे जितनी भी टर्म्स है ना, इन सबको एक एक करके हटाना होता है। अगर तो तुम्हारा डिनोमिनेटर है यहाँ पे, ठीक है, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर हटाओगे। लेकिन अगर कोई चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है तो फिर उसको हटाओगे। तो अगर ये +5 है तो ये दूसरी साइड पे ए के पास जाके -5 हो जाएगा। तो a - 5 इज इक्वल टू 2r²। अगेन यहाँ पे r² पे उंगली रखोगे। अब क्या हो रहा है, अब ये 2 इस r² के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। हम इस 2 को दूसरी साइड पे भेज के डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा a - 5/2 इज इक्वल टू r²। अब इस इक्वेशन की साइड पे सिर्फ r रह गया, लेकिन अब ये r सब्जेक्ट नहीं बना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे r पे स्क्वायर है। तो इस स्क्वायर को हटाने के लिए हम दोनों साइड पे क्या करेंगे, इस दोनों को हटाने के लिए अंडर रूट करते हैं। तो आपकी r की वैल्यू आएगी √a - 5/2। ठीक है। अच्छा एक और सवाल देख लेते हैं इसी तरह का। मेक p द सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला t इज इक्वल टू p + 3/p - 4। देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है और ये हाईएस्ट वेटेज रखता है अपने इस टॉपिक में। किसमें? फॉर्मूला बनाने वाले टॉपिक में। इसमें आपका जो वेरिएबल जिसको सब्जेक्ट बनाना होता है ना, ये 2 दफा आ रहा होता है। इसमें कोई नई चीज नहीं है। सिंपली जैसे हम काम करते हुए आते हैं ना, वैसे ही काम करेंगे। एंड में पी को कॉमन ले लेंगे। सेकंड लास्ट स्टेप जो होता है ना हमारा, वो पी को कॉमन लेना होता है। तो यहाँ पे देखो p - 4 ऊपर वाली पूरी टर्म के साथ डिवाइड हो रहे हैं, इधर टी के साथ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा t (p - 4) इज इक्वल टू p + 3। यहाँ पे t को मल्टीप्लाई करो उससे, ये हो जाएगा TP - 40 इज इक्वल टू p + 3। अच्छा देखो p को सब्जेक्ट बनाना ना, p की सारी टर्म्स को एक जगह पे ले आओ। तो ये p इधर प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस हो जाएगा। ये -40 इधर जाके +40 हो जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा TP - P इज इक्वल टू 3 + 40। अब ये हमारा सेकंड लास्ट स्टेप है। p को कॉमन ले लोगे, तो p को जब कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा t - 1 इज इक्वल टू 3 + 40। अच्छा देखो जिसको कॉमन लेने का समझ नहीं आया, तो TP - P था। p को कॉमन लेने का मतलब है कि TP और p, इन दोनों से p डिवाइड हुआ हो। तो p से p कैंसिल हो गया इधर, इधर p से p कैंसिल हो गया, तो इस वजह से यहाँ पे आपका ब्रैकेट के अंदर से क्या बचा, t - 1। ठीक है। तो अब फाइनली p हमारा सब्जेक्ट बन गया ऑलमोस्ट। हम इस ब्रैकेट को यहाँ भेज के डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा p इज इक्वल टू 3 + 40/t - 1। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया। इसको आंसर सेक्शन में लिख देंगे, 3 + 40/t - 1। अगेन एक गलती होती है यहाँ पे, कुछ बच्चे इसको इस तरह लिखते हैं, 3 + 40 डिवाइडेड बाय t - 1। ये जो अप्रोच है ना, इस तरह लिखने की वन लाइनर आंसर, ये गलत होती है। क्योंकि बॉड मास के हिसाब से
क्वेश्चन आपका क्या करेगा, क्वेश्चन आपका इसको मतलब एग्जामिनर या कैलकुलेटर इसको कितना रीड करेगा, वो इसको रीड करेगा 3+40/t-1। तो ये t से t कैंसिल करेगा, वो आपका बचेगा 3+4-1। तो ये 3+4-1 होता है 3+3, 3+3 का आंसर आ जाएगा 6। ये पूरी अप्रोच गलत है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बॉड मास के हिसाब से वो 40/t कर रहे हैं। इन रियलिटी ये 3+40 पूरा डिवाइड हो रहा होता है t-1 से। तो अगर वन लाइनर आंसर लिखना भी है ना, तो इस तरह लिखोगे 3+40/t-1। ये वाला वन लाइनर आंसर आपका करेक्ट है, और ये वाला पूरा वन लाइनर काम जो हमने किया है ये गलत है। वैसे तो कोशिश करो वन लाइनर आंसर दो ही नहीं, फ्रैक्शन है फ्रैक्शन में लिखो। ठीक है, अच्छा जी, इस क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन 24। 4 = √(c(x+1)/(dx-1). फाइंड x इन टर्म्स ऑफ सी एंड डी। ये आगे वाली बात फजूल होती है, इन टर्म्स ऑफ सी एंड डी वाली, इसका बस ये मतलब होता है कि जब आप x को सब्जेक्ट बनाओगे तो c और d आपका इक्वेशन की दूसरी साइड पे आ रहा होगा। तो x को सब्जेक्ट बनाना है, इस इक्वेशन को नीचे लिख लेते हैं। 4 = √(c(x+1)/(c(x-1)। अच्छा, ये अंडर रूट पूरे पे है, मैंने सिर्फ ऊपर बना दिया था, ये पूरे पे अंडर रूट। चलो सॉल्व करते हैं इसको। देखो सबसे पहले जो चीज यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये कि x आपका नीचे भी है और आपका x ऊपर भी है। जब दो जगह आपका x होता है तो हमें उन्हें इक्वेशन की एक साइड पे लाना पड़ता है। सबसे पहले अगर हमने इन x को मूव करना है तो इन पे जो ये अंडर रूट लगा हुआ है, सबसे पहले ये अंडर रूट हटाना पड़ेगा। और अंडर रूट कैसे हटता है? अंडर रूट आपका हटता है स्क्वायर करके दोनों साइड्स को। एक साइड पे स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट को काट देती है, दूसरी साइड स्क्वायर हो जाती है, तो 4 का स्क्वायर ये हो जाएगा 16 = c(x+1)/(c(x-1)। अब इस पूरी टर्म को, जो नीचे आपकी दो टर्म्स हैं, ये दोनों टर्म्स ऊपर की सारी टर्म से डिवाइड हो रही है, तो हम इसको दूसरी साइड पे भेज सकते हैं 16 से मल्टीप्लाई होने के लिए। तो ये हो जाएगा 16 × (c(x-1)/(c(x+1)। अब सिंपली इसको सिंप्लीफाई कर लो। 16 को हम लोग पहले 6c(x) से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 16 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 16c(x-16)=c(x+1)। अब देखो लाजमी चीज़ है कि x वाली साइड टर्म्स एक जगह पे, तो ये एक 16c(x) और ये c(x), इसको एक साइड पे लाना है। तो ये हमारा हो जाएगा 16c(x), उधर पॉजिटिव c(x) है, इधर आके नेगेटिव c(x) हो जाएगा, = फिर आपका ये -16 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1+16। तो 16c(x) माइनस c(x) यह रह जाएगा 15c(x)=17। और बस फिर हम लोग ने क्या करना है, इस x को सब्जेक्ट बना लेना, तो ये 15c इधर जाके 17 के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो x=17/15c। ठीक है। अच्छा, आई थिंक एक चीज की गलती कर दी है मैंने, वो ये कि यहाँ नीचे ना dx था, मैंने इसको cx रीड कर दिया। तो एक मिनट इसको सही कर लो जरा। ये dx है, तो ये भी dx होगा, फिर ये भी dx होगा, फिर ये 16 dx होगा, फिर 16 dx -cx इधर आ जाएगा। आगे इसके बाद का पूरा काम गलत है, इसको सही कर लो जरा। तो हाँ, अब देखो यहाँ पे ना एक टर्म dx की है, एक टर्म cx की है, हम इसको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, इंस्टेड कि हम इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें, हम यहाँ पे x को कॉमन ले लेंगे। जब x को कॉमन लेंगे तो अंदर आपका बचेगा 16d -c =1+16, ये आपका हो जाएगा 17। अब यहाँ पे x आपका सब्जेक्ट बना हुआ है, बस इसको ये करना है, ये वाला जो पूरा ब्रैकेट है इसको यहाँ भेज के 17 से डिवाइड कर देना, तो ये हो जाएगा x = 17/17
16d-c, ये वाला हमारा करेक्ट आंसर है। ये चीज हमने अभी पहले जो गलत की थी वो आइडेंटिफाई कैसे की, क्योंकि देखो क्वेश्चन में बोला था इन टर्म्स ऑफ सी एंड डी, यानी हमारा जो आंसर था ना उसमें सी और डी दोनों आने चाहिए थे, लेकिन जो हमारा पहले आंसर आया था उसमें सिर्फ सी आ रहा था, इसका मतलब हमने गलत किया था। तो ये चीज भी कभी कभी ना आपके मार्क्स बचा लेती है इन टर्म्स वाली, इससे आपको पता चल जाता है कि कौन कौन से वेरिएबल लाजमी आने चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया। चलो आगे क्वेश्चन पे आ जाओ। c इज इक्वल टू √8a - 3b, फाइंड c व्हेन a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू -4। सिंपली वैल्यूज पुट करनी होती हैं, c की वैल्यू ढूंढनी है। तो c इज इक्वल टू √8, a की वैल्यू थी 3 -3, b की वैल्यू थी -4, तो c इज इक्वल टू √8 3 = 24, और -3 मल्टीप्लाई बाय -4, 4 3 = 12 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो +12 हो जाएगा ये। और c इज इक्वल टू √24 + 12, इससे आंसर आएगा 36, और √36 से आंसर आता है ±6। क्योंकि अंडर रूट है तो इस वजह से हमने प्लस माइनस लगाया, इसका मतलब है एक आंसर आपका +6 है, एक आंसर आपका -6 है। ठीक है, अगर आंसर स्पेस में दो जगहें दी हुई होती तो हम एक जगह लिखते 6, एक जगह लिखते -6। अगर एक ही जगह दी हुई है जैसे यहाँ पे है, तो हम इस तरह से लिखेंगे +-6 करके, इस तरीके से आंसर देंगे। ठीक है, आगे आ जाओ। रीअरेंज द फॉर्मूला टू मेक बी द सब्जेक्ट। देखो अब हमने बी को सब्जेक्ट बनाना है, तो अगेन ये वाला लिख लेते हैं एक पूरा पार्ट। c इज इक्वल टू √8a - 3b। हमने इस b को सब्जेक्ट बनाना है। देखो सबसे पहले तो अगर इस b को सब्जेक्ट बनाना है तो इसके ऊपर कुछ रूट नहीं होना चाहिए या कोई पावर नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले इस रूट को हटा लेते हैं। ये रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड पे स्क्वायर, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये हो जाएगा c² इज इक्वल टू 8a - 3b। अब जब आपका रूट हट जाता है तो हम इस पूरे b को जब तक नहीं छेड़ते जब तक इसके साथ आपकी कोई टर्म ऐड सब्ट्रैक्ट या डिवाइड ना हो रही। तो यहाँ पे 8a आपका ऐड हो रहा है, तो हमें वैसे करना क्या चाहिए, हमें इस 8a को दूसरी साइड पे भेजना चाहिए ताकि ये c² के साथ सब्ट्रैक्ट हो जाए। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे जो हमारी b की वैल्यू है ये नेगेटिव है। सब्जेक्ट बनाने की शर्त ये होती है कि आपका वेरिएबल पॉजिटिव आना चाहिए। तो इंस्टेड कि हम इस 8a को इधर भेजें, हम ये -3b को इधर भेजेंगे ताकि +3b हो जाए, और ये c² को इधर भेजेंगे ताकि 8a माइनस से c² हो जाए। तो ये हमारा बन जाएगा 3b इज इक्वल टू 8a - c²। और फिर लास्ट में हम लोग ये b को, सॉरी ये 3 को इधर भेज देंगे 8a - c² के साथ डिवाइड होने के लिए। तो b इज इक्वल टू 8a - c² ओवर 3। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। अच्छा इसमें गलती होती है, वो ये कि जैसे यहाँ हमने b को सब्जेक्ट बनाना था तो b इज इक्वल टू 8a - c² था ना, तो जैसे हमने यहाँ पे 3 दोनों टर्म्स के नीचे लिखा है, एक गलती ये होती है कि बच्चा या तो 8a के नीचे 3 लिख देगा, या वो लिख देगा 8a - c² और c² के नीचे 3 लिख देगा। ये दोनों आंसर गलत है, इसमें कोई भी आंसर हमारा करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम एक टर्म को दूसरी साइड पे भेजते हैं ना, तो लाजमी वो सारी टर्म्स के नीचे डिवाइड होता है। हम इंस्टेड के बार बार लिखें उसको, हम एक बड़ा सा बार बना के उसके नीचे वो वाला नंबर लिख देते हैं, तो ये वाला आंसर हमारा करेक्ट होगा। तो 8a - c², अच्छा एक मिनट इसको सही से लिख लेते हैं, 8a - c² ओवर 3। ठीक है, अच्छा यार, अब कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस देख लेते हैं क्वाड्रेटिक्स में, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
तो देखो कुछ पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, सॉल्व द इक्वेशन। सॉल्व का क्या मतलब है कि आपने एक्स की वैल्यू निकाली, ठीक है। इक्वेशन का क्या मतलब है, इक्वल्स टू होगा। तो इक्वेशन है हमारे पास 2x-1/4 प्लस x-2/3 इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे जो वेरिएबल हमें गिवन है वो x है, यानी x को कुछ ना कुछ करके सब्जेक्ट बनाना है। तो देखो सबसे पहले तो आपके पास जब भी फ्रैक्शन लो, हमें उन फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम करना होता है जब वो आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो। तो इधर 4 है, इधर 3 है। ना 4 के टेबल में 3 आता है, ना 3 के टेबल में 4 आता है। तो हम यहाँ पे ये काम करेंगे कि इस पूरे फ्रैक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऊपर वाले पूरे फ्रैक्शन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये बन जाएगा 3 ब्रैकेट 2x-1 ओवर 4, 3 से कितना होता है 12, प्लस 4 ब्रैकेट x-2 ओवर 12 इज इक्वल टू 2। अब देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए। जब दोनों डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं, हम इस पूरे उसको इधर भेज के मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 के साथ। तो ये हो जाएगा, सबसे पहले तो इस ब्रैकेट्स को भी सिंप्लीफाई करते हुए चलते हैं। तो ये 3 इस 2x है और इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा 6x-3। फिर ये 4 इस x से और इस -2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा +4x-8 इज इक्वल टू 2 × 12। तो अब यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 6x + 4x, ये हो जाएगा 10x, और फिर -3 -8, ये हो जाएगा -11 इज इक्वल टू 2 × 12 होता है 24। और फिर हम लोगों ने सिंपली यहाँ पे x को सब्जेक्ट बनाना है, तो इस -11 को दूसरी साइड पे भेज के 24 के साथ ऐड करेंगे, तो 10x इज इक्वल टू 24 + 11। तो 10x इज इक्वल टू 24 + 11 कितना होगा 35। और फिर x को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो 10 यहाँ के 35 से डिवाइड होगा, तो x इज इक्वल टू 35/10। ये हमारा x यहाँ पर सब्जेक्ट बन गया। लेकिन अगेन ये वाला आंसर हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अभी हमने सिंप्लीफाई नहीं किया हुआ। जब भी सॉल्व करने की बात आती है हम मैक्सिमम सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 5 के टेबल सिंप्लीफाई हो जाएगा। 5 के टेबल पे 10 आता है 2 पे, 35 आता है 7 पे। तो x की वैल्यू आएगी 7/2। चाहो तो इसकी डेसिमल वैल्यू देख सकते हो, 7/2 का एग्जैक्ट आंसर आता है 3.5। ये दोनों आंसर नीचे वाले करेक्ट है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 7/2। ठीक है, ये 3 मार्क का सवाल था। इस तरह के सवाल आते हैं क्वाड्रेटिक्स में, जिसमें आपको दो फ्रैक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके पूरी एक्स की वैल्यू ढूंढनी होती है। अच्छा, फिर आगे आ जाओ। सिंप्लीफाई फुली 4x² - 1 ओवर 2x² -9x - 5। इसको सिंप्लीफाई करना है, तो एक काम करते हैं, 4x² - 1 ओवर 2x² -9x - 5। तो देखो ऊपर 4x² है, नीचे 2x² है, इसको कट करते हैं। तो ये 1 पे आएगा, ये 2 पे आएगा, तो हमारा बचेगा 2 - 1, नीचे बचेगा -9x - 5। 2 - 1 करेंगे तो 1, और नीचे -9x - 5। मुझे बताओ ये जो वर्किंग की है मैंने, इसमें कोई गलती है मेरी? चैट पे जवाब दो जरा सारे। क्या गलती है, गलती भी बताओ मुझे साथ में। ब्रैकेट? क्या मतलब ब्रैकेट? हाँ, देखो सबसे ज्यादा कॉमन होने वाली गलती है जो अभी मैंने तुम लोगों के सामने की है, इसमें कुछ भी करेक्ट नहीं है।
क्योंकि हम इस 4x स्क्वायर को और इस 2x स्क्वायर को सिंप्लीफाई कर ही नहीं सकते थे। ठीक है, तो ये कभी गलती नहीं करना। ये मैंने बहुत बहुत बच्चों को करते हुए देखा है। ये टोटली इनकरेक्ट है, इस पे 0 मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे तो होता क्या है, जैसे हमारा ऊपर है 4x स्क्वायर -1, और नीचे है आपका 2x स्क्वायर -9x-5। सबसे पहला पॉइंट वो ये कि आप नीचे वाले नंबर्स को ऊपर वाले नंबर से कट नहीं कर सकते। जब तक नहीं कर सकते, जब तक जैसे इस टर्म के साथ कोई और टर्म ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हो, ऊपर वाली टर्म के साथ कोई और टर्म ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हो। तो जब भी तुम्हारे पास फ्रैक्शन है, ऊपर कुछ लिखा हो, नीचे कुछ लिखा हो, तो एक चीज याद कर लो कि तुमने ऊपर और नीचे दोनों चीजों को फैक्टराइज करना होता है। फैक्टराइज का क्या मतलब है? ब्रैकेट्स इंट्रोड्यूस करना। ठीक है, अब ब्रैकेट देखो, हमारे इंट्रोड्यूस करने का तरीका आता था। अगर दो टर्म्स होती थी तो कॉमन देखते थे। अगर इनमें कुछ कॉमन नहीं है तो हम क्या करते थे? परफेक्ट स्क्वायर आइडेंटिटी लगा देते। 4 हमारा 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, x स्क्वायर हमारा x का परफेक्ट स्क्वायर है, 1 हमारा 1 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, जब भी दो टर्म्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही हो और उनके हो परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर्स, तो हम यहाँ पे आइडेंटिटी लगाते हैं। और इसको मैं जरा साइड पे कर रहा हूँ। 4x स्क्वायर -1, इसकी जगह हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। तो ये रह जाएगा आपका 2x-1, 2x+1। ठीक है, क्योंकि हमने कौन सी आइडेंटिटी लगाई है? a² - b² इज इक्वल टू a-b, a+b। ठीक है, तो ये वाली चीज लिखेंगे यहाँ पे। तो ऊपर वाला न्यूमरेटर की जगह हमारा आ जाएगा 2x-1, 2x+1। अब आ जाओ डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में हमारी तीन टर्म्स हैं। जब भी तीन टर्म्स होती हैं, हम क्या करते हैं फैक्टराइज करने के लिए? हम उसमें मिडिल टर्म ब्रेकिंग करते हैं। तो इसकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग नीचे कर लेते हैं। तो 2x² - 9x-5, एक्स स्क्वायर वाली टर्म को मल्टीप्लाई करो विदाउट एक्स वाली टर्म से, तो ये हो जाएगा 2x² मल्टीप्लाई बाय -5। तो ये आपका होता है -10x²। 10 के अगर हम अपने वो देखें फैक्टर्स, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 10 करके आपका 10 बनते हैं। और मेरे ख्याल से हमने जो नंबर चाहिए, हमें बीच में नंबर 9 चाहिए था ना, तो मेरे ख्याल से ये हमारे नंबर आ जाएंगे अगर हम इस -10x को राइट साइड पे माइनस करें इनके फैक्टर्स को और लेफ्ट साइड पे प्लस करें। तो 10-1 आपका 9 होता है। तो देख लेते हैं अगर ये हमारा नंबर करेक्ट है। तो हमारा एक नंबर है 10x, एक नंबर है 1x। मिडिल टर्म के साथ कौन सा साइन लगा हुआ है? माइनस का। तो यहाँ पे हम बड़ी टर्म के साथ लगाएंगे माइनस का साइन। इस -10x में 1x को क्या करना पड़ेगा कि 9 बन जाए? इसमें हमें प्लस करना पड़ेगा। तो -10x+1x, ये आपका -9x बनेगा। और -10x मल्टीप्लाई बाय 1, ये आपका -10x बनेगा, -10x² बनेगा। मतलब हमने नंबर सही ढूंढा है। दो नंबर्स ये आ रहे हैं, इनको यहाँ लिखते हैं। सबसे पहले है आपका 2x² -10x +1x-5। पहली की दो टर्म से कॉमन लेंगे, आखिरी की दो टर्म से कॉमन लेंगे। पहली की दो टर्म से 2x कॉमन आ रहे हैं, तो अंदर आपका बचेगा x-5। फिर आखिरी की दो टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं है। कुछ भी कॉमन नहीं होता तो हमेशा +1 कॉमन होता है। तो यहाँ पे फिर आपका अंदर बचेगा अगेन x-5। सेम ब्रैकेट को एक दफा लिख दिया, x-5, और ब्रैकेट के बाहर जो चीजें थी उन्हें एक दफा लिख दिया। तो 2 हो गया 2x+1। तो अब ये जो पूरी चीज है ना हमारी, इसको हम यहाँ पे ऊपर लिख देंगे। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं। एक मिनट को, ये इधर आ गया। ठीक है, अच्छा जैसे अभी मैंने काम किया है, तुम लोग चाहो तो कर सकते हो, लेकिन लेबलिंग लाजमी कर देना। जैसे ये तुमने इसकी वर्किंग की थी 4x² -1 की, तो इस पे तुम लिख दो आगे। अम, इसको कैसे करोगे? इसको W1 लिख सकते हो। W1 का मतलब होता है वर्किंग वन। और फिर राइट साइड पे जो तुमने वर्किंग की है उसके ऊपर लिख दो W1, ये वाली चीज पे। और नीचे वाले डिनोमिनेटर के लिए भी तुमने वर्किंग की है, तो उस पर लिख दो W2, और नीचे लिख दो फिर W2। तो इस तरह काम कर सकते हो, ताकि तुम्हारा फजूल का एक्स्ट्रा क्या कहते हैं, स्पेस, वर्किंग स्पेस जाया ना हो।
तो अब देखो जब भी तुम ये काम करोगे ना, तो 100% जो चीज होगी वो ये कि ऊपर का एक ब्रैकेट नीचे वाले ब्रैकेट के इक्वल लाजमी है। तो यहाँ पे अगर तुम नोट करो, तो 2x+1 ऊपर भी है, 2x+1 नीचे भी है। ये हमारा कट हो जाएगा। और इसको हमने कट क्यों किया है? क्योंकि अब देखो ये पूरा ब्रैकेट किसी और टर्म के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा था। ये पूरा ब्रैकेट किसी और टर्म के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा था। इस वजह से हम लोग इसको कट कर सकते थे। तो एट दी एंड हमारा आंसर क्या बचा है? 2x-1 ओवर x-5। ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है। अगर तो तुमने जो वर्किंग की है उसमें तुम्हारा ऊपर का ब्रैकेट नीचे वाले ब्रैकेट के सेम नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये गलत है। क्योंकि क्वेश्चन का फॉर्मेट ही है कि ऊपर कुछ टर्म्स होंगी नीचे कुछ टर्म्स होंगी, उन्हें फैक्टराइज जब करेंगे ना, तो वो फैक्टराइज इस तरीके से होगा कि ऊपर वाला एक ब्रैकेट नीचे वाले एक ब्रैकेट के बराबर होगा। अच्छा, फिर कभी कभी होता है कि ऊपर वाली टर्म और नीचे वाली टर्म जब आखिरी में आ जाता है ना, तो इसमें फिर चीजें कॉमन आ रही होती हैं। ठीक है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे होता 2x-4 और नीचे होता 10x, नहीं, 2x-4, और नीचे हम क्या कॉमन ले सकते हैं? 2x, नहीं, रुको 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 रुको, 2x-4 ओवर 2x+10। तो देखो फिर यहाँ पे तुम 2 कॉमन लेते, 2 कॉमन लेते तो अंदर बचता x-2। फिर नीचे भी 2 कॉमन लेते तो अंदर बचता x+5। तो ये 2 से 2 कैंसिल होता, तो आपका एंड में आता x-2 ओवर x+5। तो ये चीज भी होती है कि आखिरी की जो टर्म्स बचती हैं उसमें भी चीजें कॉमन आती हैं, तो उसमें भी हम कॉमन लेके सिंप्लीफाई करेंगे, नहीं तो आंसर का एक मार्क कट जाएगा। क्योंकि ये फिर आंसर हमारा मोस्ट सिंप्लीफाइड नहीं होता। अभी इस केस में कोई भी ऐसा काम नहीं है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है, या हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अच्छा जी, आगे आ जाओ। गिवन दैट x² - 14x + 40 इज इक्वल्स टू x - a होल स्क्वायर, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। अच्छा देखो, बड़ी मजे का सवाल है। इसमें ना एग्जामिनर ने बहुत घुमाया है। उसने क्या किया? उसने x² - 14x + 40 को इक्वल्स बोल दिया किसके? राइट साइड के। अब पहला जो इंस्टेंट आएगा ना दिमाग में, वो क्या आएगा कि हम इसको खोलेंगे, जिस तरह से हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं, उसमें प्रेस करेंगे बी को, और सबको राइट साइड पे लाएंगे, और फिर पता नहीं जो जो आपके मतलब दिमाग में सोच सकते हो वो होगा। लेकिन ये असल में मार्क्स कितने हैं? इस क्वेश्चन के ना 2 मार्क्स हैं। और अगर कुछ फॉर्म याद हो, तो ये वाली फॉर्म हमारी किसकी होती है? ये वाली फॉर्म हमारी होती थी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड की। ठीक है। तो यहाँ पे ना हमने करना क्या था कि हमने लेफ्ट साइड पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाना था, और जो आंसर आता उसको इस आंसर से कंपेयर करना था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? x² - 14x + 40 में कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाएंगे। सबसे पहला स्टेप होता है x² के साथ वाला नंबर कॉमन ले। कोई नंबर नहीं है तो कुछ कॉमन नहीं लेंगे। दूसरा स्टेप होता है x के साथ वाली वैल्यू को डिवाइडेड बाय 2 करना। तो 14 ÷ 2, आंसर आएगा इसका 7। 7 का स्क्वायर पहले गैप में ऐड करते हैं, और फिर 7 का स्क्वायर दूसरे गैप में सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा x² - 14x, पहला गैप छोड़ के +40 लिखेंगे। पहले गैप में करेंगे +7 स्क्वायर, आखिरी गैप में करेंगे -7 स्क्वायर। तो एक मिनट रुको जरा। हम्म तो आखिरी गैप में किया -7 स्क्वायर। अब शुरू की 3 टर्म्स घूम करनी होती हैं, और घूम करने का तरीका ये होता है, पहली टर्म का वेरिएबल, दूसरी टर्म का साइन, तीसरी टर्म का नंबर। तो पहली टर्म का वेरिएबल x, दूसरी टर्म का साइन माइनस, तीसरी टर्म का नंबर 7। इसमें हम लगा देते हैं होल स्क्वायर। +40 -7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। इसको और सिंप्लीफाई अगर हम करें तो ये हो जाएगा x - 7 का होल स्क्वायर। 40 - 49, इसका आंसर आएगा -9। ये हमारा इसका आंसर आया। ठीक है। इसको कंपेयर करो उस इक्वेशन से जो उसने ऊपर क्वेश्चन में दी थी। वो क्या दी थी?
एक्स माइनस ए प्लस बी। तो देखो अब हमने ए और बी की असल में वैल्यू बतानी थी। तो ए की वैल्यू कैसे बताएंगे? ए की वैल्यू हम ये करेंगे कि देखो यहाँ पे क्या है, माइनस ए है, यहाँ पे क्या है, -7 है। मतलब ब्रैकेट के अंदर जो हमारा एक्स के अलावा होता है ना, हम वो देखते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर एक्स हटा दो, तो यहाँ पे -a है, यहाँ पे -7 है। तो हम ये बोलेंगे कि -a हमारा बराबर है -7 के। -a = -7, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी 7। और फिर ब्रैकेट के बाहर हमारा यहाँ पे क्या है, +b, इधर है -9। तो हम बोलेंगे कि b जो है ये इक्वल्स है हमारा -9 के। इसमें कोई चीज़ नहीं कर सकते क्योंकि b आपका ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो a की वैल्यू आई 7, b की वैल्यू आई 9। इस तरीके से हमारा यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आसान सा था, 2 मार्क का, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। फिर आगे हमें कह रहे हैं सॉल्व द इक्वेशन 3x² + 7x - 6 = 0 बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन है, 3 मार्क का, सॉरी 3 मार्क कह रहा हूँ, 3 टर्म्स हैं। तो देखो यहाँ पे मार्क्स जरा चेक करो, मार्क्स कितने हैं, 2 मार्क्स। 3 टर्म्स को सॉल्व करना है, 2 मार्क्स मिल रहे हैं, तो लाजमी क्या करना होगा, मिडिल टर्म ब्रेकिंग। तो यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेकिंग लगाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले है आपका 3x² + 7x - 6। हमारा प्रोसीजर क्या होता है, x² वाली टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं विदाउट x वाली टर्म से। तो ये बनेगा 3x² × -6। तो 6 3 = 18x², लेकिन नेगेटिव पर। 18 के फैक्टर्स देख लेते हैं। सबसे पहले 1 × 18, फिर 2 × 9, और हम ये वाले फैक्टर्स को लेफ्ट साइड पे करेंगे माइनस, राइट साइड पे करेंगे प्लस। मेरे ख्याल से जो हमें नंबर चाहिए वो आगे, हमें इस सेंटर में नंबर चाहिए था 7x। तो 9 - 2, ये आपका होता है 7। ठीक है, तो दो नंबर्स हैं, एक है 7x, एक है, सॉरी 7x नहीं, एक है 9x, एक है 2x। मिडिल टर्म के साथ साइन कौन सा लगा हुआ है, मिडिल टर्म के साथ साइन लगा हुआ है पॉजिटिव। तो यहाँ पे बड़ी टर्म के साथ आएगा पॉजिटिव का साइन। और फिर यहाँ पे +9 में हम 2 को क्या करें कि वो 7 बन जाए, तो +9 में माइनस करेंगे 2 को ताकि ये 7 बन जाए। अच्छा, +9 - 2x तो +7x बन रहा है। क्या +9x × -2x -18x बन रहा है? तो देखो बन रहा है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है और 9 × 2 = 18 होता है। इसका मतलब ये दो नंबर्स हमने जो पिक किए हैं ये बिल्कुल ठीक किए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, पहली टर्म को एज इट इज लिखेंगे, फिर अपने दोनों नंबर्स लिखेंगे। तो हमारे दोनों नंबर्स क्या थे, +9x -2x, और फिर आखिरी टर्म लिखेंगे -6। शुरू की दो टर्म से कॉमन लेंगे, आखिरी की दो टर्म से कॉमन लेंगे। शुरू की दो टर्म्स में आपका 3x कॉमन आ रहा है, तो अंदर आपका बचेगा x + 3। फिर आखिरी की दो टर्म्स में 2 कॉमन आ रहा है। जब भी थर्ड टर्म नेगेटिव होती है तो सिर्फ 2 कॉमन नहीं लेंगे, हम -2 कॉमन लेंगे। तो -2 कॉमन लेंगे तो अंदर आपका बचेगा x। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, जब भी नेगेटिव साइन कॉमन लोगे तो फोर्थ टर्म का साइन फ्लिप हो जाता है। ये अगर नेगेटिव है तो अब आ जाएगा पॉजिटिव, और 6 में आ जाएगा 3। दो ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, इन दोनों ब्रैकेट्स को एक दफा लिखेंगे। ब्रैकेट के बाहर क्या आ रहा था, 3x - 2, उसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे। अच्छा, बाय द वे ये सब =0 है, मैंने =0 लगाया नहीं है, लेकिन लगा लेना। ठीक है। अच्छा, सॉल्व का मतलब होता है कि हम सिर्फ यहाँ पे नहीं छोड़ते, अगर यहाँ पे छोड़ेंगे तो हमने फैक्टराइज किया। सॉल्व का मतलब है कि एक्स की वैल्यू ढूंढनी है। तो एक्स की वैल्यू ढूंढने के लिए हम एक एक ब्रैकेट को =0 रख देंगे। तो x + 3 = 0। तो एक्स की एक वैल्यू आ जाएगी -3। और फिर एक ब्रैकेट था हमारा 3x - 2 = 0। -2 दूसरी साइड पे 0 के साथ जाके प्लस होगा, तो 0 + 2 = 2। तो 3x = 2, और 3 इधर आके 2 के साथ डिवाइड होगा, तो x = 2/3। ये दो हमारे इसके आंसर आ जाएंगे। एक आंसर आ रहा है -3, और एक आंसर आ रहा है 2/3। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आ जाओ, अगला क्वेश्चन है हमारा फैक्टराइज
64x² माइनस 9y²। फैक्टराइज का मतलब है ब्रैकेट लाने हैं। दो टर्म्स हैं, हम सबसे पहले कुछ कॉमन देखते हैं, कॉमन नहीं आ रहा तो कोई मसला नहीं है। हम यहाँ पे लगाएंगे परफेक्ट स्क्वायर आइडेंटिटी। वो क्या होती है? a² माइनस b²। इसकी जगह हम लिखते हैं a माइनस बी और a+b। सबसे पहले यहाँ पे 64x² है। 64 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? 64 आपका परफेक्ट स्क्वायर होता है 8 का। तो ये हो जाएगा 8x² ठीक है, 8x² माइनस 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? 3 का। तो ये हो जाएगा 3y² तो a की वैल्यू है आपकी 8x, b की वैल्यू है आपकी 3y। तो इसका आंसर आएगा 8x माइनस 3y, और दूसरा ब्रैकेट आएगा 8x+3y। बस ये यहाँ हमारा सॉल्व हो गया। 1 मार्क का आता है ये, हार्डली अगर खुद से आ रहा है अकेला तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 8x माइनस 3y और 8x+3y। बस ये क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गया। फिर आगे आ जाओ। फैक्टराइज 6ab 6ab। अच्छा यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है थोड़ी, तो ये 6ab माइनस 2a माइनस 3a² प्लस 4b² है। ठीक है, फैक्टराइज करना है, और यहाँ पे आपकी 4 टर्म्स है। ठीक है, फैक्टराइज करने का तरीका ये होता है, जब आपके पास 4 टर्म हो तो हम ग्रुपिंग करते हैं। ग्रुपिंग का क्या मतलब है? दो दो करके कॉमन लेते हैं। तो जहां तक मुझे चीज सही लग रही है वो ये कि देखो, इस 6 और इस 2 में कॉमन तो आ जाएगा, लेकिन इस 3a² में और 4b में कुछ कॉमन नहीं आएगा। तो हम इसको अरेंज कर लेते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं। 3a² को इधर ले आते हैं, -2a को इधर ले आते हैं। तो ये बन जाएगा 6ab माइनस 3a² -2a+4b। तो इन दो टर्म्स में कॉमन लेंगे, इन दो टर्म्स में कॉमन लेंगे। अच्छा, हो सकता है अभी जब हम फैक्टराइज करें ना, तो साइंस में थोड़ा फर्क है, क्योंकि मैंने अभी खुद वैल्यूज अज्यूम की है साइन ए के, माइनस माइनस प्लस लगा हुआ है। हो सकता है साइंस में फर्क आए, अगर साइंस में फर्क आए तो वो इस वजह से क्योंकि हमने साइन गलत लिखे हैं। ठीक है, लेकिन चलो देख लेते हैं अगर गलत आ रहा है या सही आ रहा है। तो सबसे पहले इन दो टर्म्स में कॉमन लेंगे। इन दोनों टर्म्स में कॉमन कैसे देखेंगे? सबसे पहले नंबर देख लो, इधर 3 है और इधर 6 है, तो 3 एक कॉमन आएगा, और इधर a² है इधर a है, तो एक a कॉमन आएगा, तो 3a कॉमन आएगा। अंदर आपका बचेगा b, और अंदर क्या बचेगा? दूसरी टर्म का, दूसरी टर्म में a बचेगा, ऐसे ही। अच्छा, उसके बाद इन दोनों टर्म्स में एक काम करते हैं, क्योंकि हमें ब्रैकेट में पहले b चाहिए और फिर हमें चाहिए -a, तो हम 4b पहले लिख लेते हैं और -2a को बाद में लिख लेते हैं। तो हमारा काम आसान हो जाएगा, +4b -2a। ठीक है, अब यहाँ हमारा काम आसान है। देखो यहाँ पे और यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है? सिर्फ 2 कॉमन आ रहा है, तो +2 कॉमन लेंगे। ठीक है, तो अंदर आपका बचेगा, अंदर आपका क्या बचेगा? अंदर आपका बचेगा 2b -a। ठीक है। अच्छा, एक गलती है, और गलती ये है कि यहाँ पे 3a जब कॉमन लिया था ना, तो अंदर 2b बचना चाहिए था। मैंने गलती से यहाँ पे b लिखा हुआ है, तो इसको सही कर लो। हमने कॉमन लिया था 3a, तो अंदर बचा हुआ है 2b, क्योंकि 3 2 6 होता है, और a मल्टीप्लाई बाय b a b होता है, तो ये बन जाएगा 6ab। फिर 3 मल्टीप्लाई बाय -3a मल्टीप्लाई बाय -a, ये हो जाएगा -3a²। फिर सेम दूसरे ब्रैकेट के लिए करेंगे, 2 × 2b, ये आपका होता है 4b, और 2 × a ये आपका हो जाता है -2a। अब देखो दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, इसका मतलब है कि हमने ये काम सही किया है। दो जो ब्रैकेट सेम आ रहे हैं उसको एक दफा लिख देंगे, यानी 2b -a। ब्रैकेट के बाहर जो है आपका 3a+2 है, इसको एक ब्रैकेट में लिख देंगे 3a+2। बस ये यहाँ पे हमारा इसका आंसर आ जाएगा। इसको यहाँ लिख लेते हैं, 2b -a 3a+2। ये क्वेश्चन यहाँ पे हमारा खत्म हो गया। अच्छा जी, आगे आ जाओ। राइट x² -6x+3 इन द फॉर्म दिस। देखो जब भी वो तुम्हें फॉर्म दे दे,
और वो फॉर्म कुछ इस तरह की हो कि ब्रैकेट आपका होल स्क्वायर का हो, अंदर दो टर्म्स ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही हो, तो यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाना होता है। और यहाँ पे चलो शुरू करते हैं इस पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस थ्री। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नंबर नहीं है तो हम कुछ भी कॉमन ही ले सकते हैं। एक्स के साथ वाली टर्म को डिवाइड बाई टू करेंगे, 6 डिवाइड बाई 2 का आंसर आएगा 3। 3 का स्क्वायर पहले गैप में ऐड करेंगे, 3 का स्क्वायर दूसरे गैप में सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स, शुरू की दो टर्म्स एज इट इज लिखते हैं, फिर थोड़ा सा गैप देके आखिरी वाली टर्म लिखते हैं। शुरू के गैप में प्लस थ्री स्क्वायर हो जाएगा, आखिरी वाले गैप में माइनस थ्री स्क्वायर हो जाएगा। जब ये काम कर लिया, अब शुरू की तीन टर्म्स घूम कर लेंगे। पहली टर्म का वेरिएबल, दूसरी टर्म का साइन, आखिरी टर्म का नंबर। तो ये होगा एक्स माइनस थ्री, इसको हम एक स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दें। तो शुरू की तीन टर्म्स गुम हो गई हैं, अब आखिरी में क्या रह गया, प्लस थ्री माइनस थ्री स्क्वायर। तो प्लस थ्री माइनस थ्री का स्क्वायर कितना होता है, थ्री थ्री जा नाइन, तो ये हो जाएगा माइनस नाइन। एट दी एंड आपके पास बचेगा एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर माइनस सिक्स। बस ये यहाँ पे हमारा खत्म हो गया काम। यहाँ पे हम आंसर सेक्शन लिख देंगे एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर माइनस सिक्स। और फिर इसका लास्ट पार्ट, hence solve x square minus 6x plus b is equals to 0, leaving your answer in the form this। जब भी वो कीवर्ड यूज करें इन द फॉर्म और आगे उसने कुछ एक उल्टी सीधी फॉर्म लिखी हुई हो, इसको देख के परेशान नहीं होना है, ये फजूल चीज है। ठीक है, बस इसका ये मतलब होता है कि तुमने कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, और सिंपली जैसे तुम सॉल्व करते हो ना वैसे सॉल्व करोगे। हैंस का मतलब है ऊपर वाला आंसर यूज करना। तो ऊपर वाला आंसर जो आ रहा था वो क्या आ रहा था, एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर माइनस सिक्स इक्वल्स टू जीरो रखना है इसको। अब यार सिंपली एक्स को सब्जेक्ट बनाना है, ये माइनस एक दूसरी साइड पे भेजो, ये दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। तो हो जाएगा एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सिक्स। स्क्वायर हटाने के लिए अंडर रूट करते हैं, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल। तो अंदर यहाँ पे बचा एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू अंडर रूट सिक्स। और फिर देखो ये माइनस थ्री इधर जाके क्या होगा, प्लस होगा। तो एक्स इज इक्वल टू थ्री प्लस माइनस अंडर रूट सिक्स। ये प्लस माइनस क्यों लगाया है, क्योंकि यार हमें पता होता है कि अंडर रूट के हमेशा दो आंसर आते हैं। अच्छा जरा कंपेयर करो, हमारा आंसर आ रहा है एक्स इज इक्वल टू थ्री प्लस माइनस अंडर रूट सिक्स, और एग्जामिनर जो हमें फॉर्म दी है वो दी है एक्स इज इक्वल टू पी प्लस माइनस अंडर रूट क्यू। देखो एग्जैक्ट वैसी आ रही है हमारी, प्लस माइनस इधर प्लस माइनस, इधर रूट इधर रूट, रूट के अंदर क्यू, इधर रूट के अंदर सिक्स, इधर प्लस माइनस से पीछे पी, इधर प्लस माइनस से पीछे थ्री। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर क्या आएगा, थ्री प्लस माइनस अंडर रूट सिक्स। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल वो पूछता है पी और क्यू की वैल्यू, तो पी की वैल्यू थी यहाँ पे थ्री, क्यू की वैल्यू थी यहाँ पे सिक्स। तो ये दोनों तरीकों से टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज थी यार, यहाँ पे क्वाड्रेटिक्स से कुछ क्वेश्चन हमने देख लिए कि किस तरह से एग्जाम में टेस्ट हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे यार हमारा क्वाड्रेटिक्स का पूरा चैप्टर खत्म हो गया। अच्छा, इसका एक सेक्शन होता है ग्राफ्स का, जिसको हम सेक्शन सेक्शन थ्री से रेफर कर रहे हैं। सेक्शन वो वाला मैं इस चैप्टर में नहीं करवाऊंगा, क्वाड्रेटिक्स में नहीं करवाऊंगा। सेक्शन थ्री में करवाऊंगा तुम लोगों को ग्राफ ऑफ फंक्शंस के साथ। मतलब अगला चैप्टर जो हम शुरू करेंगे वो ग्राफ ऑफ फंक्शंस करेंगे, उसी में हम क्वाड्रेटिक से ग्राफ देख लेंगे कि मतलब क्वाड्रेटिक के ग्राफ किस तरह के बनते हैं, कैसे बनते हैं, किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो इंशाल्लाह कल की क्लास में फिर हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे ग्राफ ऑफ फंक्शंस का।